बहुत वर्षों से चल रहा है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी आगे जो भी चर्चाएं होंगी उसमें हम सब ये प्रयास करें कि आपस में भी कम्युनिकेशन हम सबका होता रहे। जितना हमने कुछ सुना है या जाना है या कुछ बातें यहाँ आएंगी उनको सुनते हुए कुछ ना कुछ हमें अपने बीच में कोई क्वेरी जिज्ञासा अगर रहेगी तो और अच्छा रहेगा ये सेशन। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत सूक्ष्म और विस्तार हमने कुछ बिंदुओं के बारे में जाना। ये विषय हो सकता कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए जीवन में बहुत सारी चीजें नई आती हैं। अभी कोविड महामारी के दौरान हम सब ने जो नहीं भी सोचा होगा वो भी हम सब ने किया। कभी हमने सोचा था कि हमारी बैठ ऑनलाइन होंगी, कभी हमने सोचा था कि हम भैया बहन घर में रहेंगे, हम भी अपने घर में रहेंगे और वहां से ही पढ़ाएंगे। ये सारी तकनीकी का उपयोग हमने बहुत ही अच्छे प्रयास के साथ हम सब लोगों ने इस पक्ष में कुछ न कुछ किया होगा। हो सकता कोई अपवाद जिसको आवश्यक करना पड़ी हो तो उसने सुना अवश्य होगा, देखा अवश्य होगा। जब वो भी हमने कोई उसके लिए अलग से कोई बहुत तकनीकी नहीं सीखी, वो तकनीकी बनाने वाले लोग अलग हैं, उसके एक्सपर्ट अलग हैं, लेकिन हमें जब उस कार्य का अवसर आया तो हमने किया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी और चीजें हैं इन सब के बारे में हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं पूर्व अनुभवों से, कहीं हमने सुना है, कुछ प्रयोग किया है। और हमें केवल आज इस विषय को इस दृष्टि से विशेष तौर से समझना है कि हम स्वयं इन सारी चीज़ों से अपडेट हों और अगले कुछ वर्षों में हमारे विद्यालयों में भी ये चीज़ें सब बताई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि वास्तव में हमें जो पीढ़ी का निर्माण करना है वो पीढ़ी हमारे लिए आगे कितनी तकनीकी रूप से भी उपयोगी रहेगी, ये बातें सब हम आज इस पर विचार करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग denotes change in a system that enable a system to do same task more efficiently the next time. इसमें एक मुख्य शब्द आया है more efficiently। हम सब मनुष्य हैं, हमारी कार्य क्षमता या कितने प्रकार का काम और कितना काम हम कर सकते हैं, ये इसकी एक सीमा है। 2 काम, 10 काम, 20 काम कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति रह जाती है कि हम सुबह से शाम तक जब बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी एक तरह से चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने लगता है। लेकिन मशीन के द्वारा या जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत सारे काम बहुत सारे लोग जो कर सकते हैं वो केवल एक मशीन कर सकती है। जिस भी क्षेत्र में आपका ध्यान जाए उस क्षेत्र में आप सोचिए। एक छोटा सा क्षेत्र लेते हैं कि उससे काम कितना शॉर्ट हो गया। आज हम किसी भी रेल में यात्रा करने के पहले जब रिजर्वेशन करते हैं तो कितनी आसानी से हो जाता है। कुछ वर्षों पूर्व हम लाइन में लग के काउंटर पर खड़े होके करते थे। केवल एक क्षेत्र की बात करें, रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन, हम आज किसी भी बड़े शहर में जाते हैं, गूगल मैप पर पूरा हमको एड्रेस की भी जानकारी, रास्ता भी नहीं हम भटक सकते हैं, हमें गाड़ी वाला कहाँ ले जा रहा। और अच्छा, जैसे आपने सुना हो ऑनलाइन कार की बुकिंग करना है, बाइक भी मिल जाती है। अगर हम केवल अकेले हैं तो बहुत सस्ते में हम बड़े शहर में कितनी भी दूरी पार हैं। और सारा सिस्टम मोबाइल में रहता है। मोबाइल का बचना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जो मेट्रो बसेस रहती हैं, मेट्रो बसेस के भी पास भी हमारे ऑनलाइन ही बन जाती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितने सारे काम एक साथ हम एक चीज में कितना उसका लाभ ले लेते हैं। तो जो मेन बात आई है एफिशिएंसी ऑफ वर्क, ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र में लाभ मिला है। लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिंग और मॉडिफाइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड। जिस तरह हम बचपन में सुना करते थे करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, तो मशीन और लर्निंग भी एक तरह से एक अभ्यास है। इसको डीप लर्निंग भी कहा गया है। जैसे छोटा सा उदाहरण जो हम सब प्रतिदिन यूज करते हैं, आप मोबाइल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, अपना नगर स्थान टाइप जब करते हैं, बड़ा मलहरा करते होंगे तो बी दबाते साथ वो स्क्रीन पे बड़ा मलहरा दिखने लगता है, सी दबाते साथ चित्र को दिखने लगता है। जब हमने चूंकि उसको कई बार उसने टाइप किया है तो वो मशीन को उसकी आदत हो जाती है। इसी तरह नई चीजें सीखने के लिए हमें जब हम बार बार उसको सुनेंगे, बार बार यूज करेंगे, वो हमारी आदत में आ जाएगा। इसमें जैसे अंग्रेजी शिक्षण की भी अपने यहाँ बात होती है, मैं थोड़ा सा बात उसको जोड़ूंगा उससे। अंग्रेजी शिक्षण या अंग्रेजी हम से मान लो हमारा कुछ लोगों का परहेज होगा कि हम कम समझते हैं या उतना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो अब इसमें केवल कारण क्या होगा कि वो हमारी उससे दूरी बनी हुई है। हम कोई भी फिल्म का गाना सुनते हैं, सड़कों में भी सुन रहे हैं, कहीं शादी समारोह में भी सुन रहे हैं, और जैसे ही उसकी धुन बजती है और हमको मालूम हो जाता है कि ये फलाना गाना है और हमारे मन में उसकी तरफ उठने लगती है, उसके स्वर आने लगते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के लिए भी जब हम उसको सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीज़ भी हमारे लिए कोई दुर्लभ नहीं रहेगी। तो ये जो एक्सपीरियंस वाली बात है, तो ये हर क्षेत्र में लागू होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन एंड प्रोग्राम्स। जो इंजीनियरिंग की ये ऐसी विधा है जिसमें मशीन को भी इंटेलिजेंट बनाना है। अब देखिए, इसको अगर हम हिंदी शब्द सुने या जाने तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या इसको गूगल में आप सर्च करेंगे तो कृत्रिम होशियारी भी इसको कहा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये कृत्रिम होशियारी से क्या तात्पर्य? हमने बहुत पहले वर्षों पहले सुना है कि रोबोट्स बन गए हैं, कंप्यूटर को जी कोई मैन मेड मैन कहा जाता है कि मनुष्य के द्वारा एक प्रकार का एक मनुष्य बना लिया गया, कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर में काम करना ये तो उतनी सीमा तक जितना हम कमांड देंगे, लेकिन उसमें जब इंटेलिजेंस शब्द जुड़ गया, मनुष्य के पास बहुत सारा दिमाग होता है, वो हर काम में दिमाग लगाता है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, घर में शादी विवाह कोई उत्सव होता है तो कितने प्रकार के मैनेजमेंट के काम नहीं करता है, बहुत सारी चीजें वो अपने बड़ों से अनुभव लेके, चाहे वो लिस्ट बनाना हो, चाहे कोई संस्कार का कार्यक्रम हो। तो इसी तरह ये इंटेलिजेंट उस कंप्यूटर में आर्टिफिशियली डेवलप की गई, जब मशीन भी अपना दिमाग लगाने लगे। पहले जो रोबोट वाला सिस्टम था कि रोबोट एक काम के लिए रोबोट बन गया, उसने वो काम कर दिया। अब लेकिन मशीन दिमाग भी लगाने लगी है और जवाब भी देने लगी है। उसका भी आगे आपको एक वीडियो दिखाएंगे, तो वो भी आप देखेंगे कि ये किस तरह से कार्य होता है। मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क, ये कुछ शब्द जो आपको मिल रहे हैं पहले सुने होंगे, यानी आप उनको नोट अवश्य करिएगा, क्योंकि थीम अगर हमारे दिमाग में आ गई तो हम शायद उसको आगे यूज करने में या जानने में सहायक होगी। न्यूरल नेटवर्क, ये मैं आपको 4-5 बार बोलूंगा। ये इसलिए समझना है क्योंकि इसको अपन अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक हम ले जाएंगे इस शब्द को। ये बहुत बड़ा, ये मुझे भी अभी जब ये प्रशिक्षण हुआ इसके बाद ही मैंने इस चीज को जाना है। न्यूरल नेटवर्क
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसमें 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक ग्राफ एल्गोरिथम का, एक होता है न्यूरल नेटवर्क का, और एक होता है फजी लॉजिक। तो पहले हम फजी लॉजिक को समझ लें, क्योंकि वो चीज़ हम सब लोग जानते हैं, फिर मैं न्यूरल नेटवर्क पर आता हूँ। हम सब में से बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन का यूज करते होंगे या उन्होंने उस पर लिखा हुआ होगा। वॉशिंग मशीन में केवल ये कोई बहुत बड़ा उपकरण नहीं है ऐसा कि जो मनुष्य नहीं बना सकता। केवल उसकी डिजाइन, कवर या आकर्षण से हम सोचते हैं कि ये मशीनों में बहुत अंतर है, बाकी सभी में केवल फजी लॉजिक लगाया गया है। हम जब कपड़े वॉश करते हैं तो उस मशीन को पता है कि अभी आपने ऊनी कपड़े डाले हैं कि कोई हार्ड बड़े कपड़े, तकिया, चद्दर वगैरह के खोल वगैरह ये डाले हैं कि अपने बच्चों के कपड़े या अपने स्वयं के कपड़े हम धो रहे हैं। ये उसमें केवल जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज होता है, 01 10 01। इसके लिए एक बार मैं ये भी सोच रहा था कि अगर हमारे आर्यभट्ट जो हमारे महान गणितज्ञ वैज्ञानिक हुए हैं, अगर उन्होंने जीरो का आविष्कार नहीं किया होता तो आज कंप्यूटर की जो हम इतनी बड़ी लैंग्वेज और इतने सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ये हमारे कहाँ से संभव होते बिना जीरो के। तो उसमें जो अपनी वॉशिंग मशीन है उसमें फजी लॉजिक का इस्तेमाल होता है, और जिस तरह से बटन उसमें एक खींचा रहते हैं, हमें कितने मिनट तक चलाना है, और जो भी हम बटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग होती है कि उसको कपड़ों को किस तरह से धोना है। अगर केवल उन्हीं कपड़े हैं तो उस हिसाब से वो करेगी। ये सारे उसमें लॉजिक डाले जाते हैं। और इसमें एक बात और हम समझ लें कि ये पहले लगभग इसको 17-18 साल पहले वॉशिंग मशीन ज़्यादा प्रचलन में आई थी। तो इनको जो जापानी, चीन की कंपनियां हैं या जर्मनी की कंपनियां हैं, ये लोग कुछ बातें जरूर बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट किस देश में कैसे चलाना है। तो वो उसमें अपनी जब कंपनी स्थापित करते हैं किसी भी देश में, तो वो उस देश का व्यक्ति जो कोई सर्च करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज और भावनाएं ये दोनों सबसे पहले चाहिए होगी। क्योंकि कोई भी चीज़ से हम जब जुड़ेंगे जब हमारी उसमें भावनाएं, जैसे एक उदाहरण आया था जब हमने चीन के सामान का विरोध किया था। ये भावना शब्द का मतलब हमें समझना है। हमारे देवी देवताओं से चीनियों को क्या लेना देना, कोई उनकी भावना जुड़ी है क्या? लेकिन उनने ये हमारी आपकी भावना एक बाजार की दृष्टि से, मार्केट की दृष्टि से देखी कि अगर हम बहुत सुंदर मूर्ति देखें जब बना के देंगे भारत को, तो भारतीय लोग भावनात्मक और अपने धार्मिक आस्था और श्रद्धा की वजह से उनको तुरंत उनका आकर्षण हुआ, ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है और इसको हम अपने घर ले आते हैं। लेकिन हमें इसमें ये ध्यान रखना है, भले ही हमारे यहाँ की मूर्ति हमें थोड़ा कम सुंदर लग रही, लेकिन हमारे यहाँ जिसने बनाई होगी उसने उस श्रद्धा और भावना से बनाई होगी। तो ये चीज इसमें हमें याद रखना चाहिए कोई भी विदेशी सामान को लेते समय। न्यूरॉन्स नेटवर्क की मैं बात कर रहा था, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अपने विद्या भारती की शिशु शिक्षा क्या है ये मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन आप लोग कई लोग जो शिशु शिक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं उनने कई उसके प्रशिक्षण लिए होंगे और उस पर काम भी कर रहे होंगे। मेरे दिमाग में जो थोड़ी सी एक बात मुझे समझ में शुरू नहीं आई थी, प्रभा जी कहा करते थे कि उस शिशु को कुछ पढ़ाना नहीं है, सिखाना, वैसा नहीं करना है। और जनरली क्या टेंडेंसी है कि तुरंत ABCD का ये पढ़ाना शुरू हो गया। पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स शिशु मंदिरों को तो जितने उसमें लगभग हमें लगता है 60 से 70% पेरेंट्स या जनरल की टेंडेंसी यही है कि बच्चे को होमवर्क नहीं दिया, उसको पढ़ाया नहीं, स्कूल वाले पता नहीं क्या करते, और हम भी उसको वहां तक ये नहीं स्पष्ट कर पाए कि हम क्या उसको सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शिशु शिक्षा की बात कर रहा हूँ केवल। अब तो क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये विषय आ गया है, जो पहला 5+3 का जो 5 है उसमें भी जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने बताया था अपने विषय में कि शासकीय विद्यालय पहली कक्षा से थे, 5 वर्ष 6 वर्ष से प्रारंभ होते थे, लेकिन हम वर्षों से, अगर हम आप में काफी लोग पुराने कार्यकर्ता भी हैं, मातृभाषा जागरण
सप्ताह पूरा महीना हम सब ने इस बारे में काम किया था। उसमें भी वही बात कही थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है कि 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास 85% हो जाता है। ये वास्तव में, इसमें आप शब्द नोट कर लीजिए, ये सीखने की नींव है। ये जो हम शिशु वाटिका के माध्यम से कर रहे हैं काम, हमारे 12 शैक्षिक आयाम है, ये क्या है? ये नींव है, ये उसका बेस। जिस तरह से हम भवन बनाते हैं, बार बार उदाहरण देते हैं कि भले ही 100 मंजिला भवन होगा, लेकिन वो नींव, अब वो पिलर सिस्टम एक अलग प्रक्रिया हो गई, मेथड हो गया, लेकिन हम हमेशा यही सुनते आए कि हर चीज की नींव होती है। तो ये सीखने की नींव का काल है वो, जो 0 यानी शिशु अवस्था से और 6 वर्ष तक जिसमें मस्तिष्क का विकास होता है। ये कैसे होता है? इसको हम अपनी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हम सब ने अपने विद्यालय में हो या अपने घरों में अपने बच्चों को, उनको जन्म के बाद बढ़ते विकसित होते हुए देखा होगा और उनकी सारी प्रक्रियाओं को वॉच किया होगा और बड़ा ही उसका एक कान्हा की तरह या एक छोटे बच्चे की तरह जो हमने आनंद उसमें लेते, वो सबके घरों में होता है। बहुत लाड़ प्यार होता है जब बच्चा छोटा होता है, लेकिन हम उस समय ये भूल जाते हैं कि अभी इसके मस्तिष्क का भी जो मेन विकास हो रहा है वो अभी ही हो रहा है। हम सब लोगों के उसके छोटे बच्चे होंगे, उसके नाती वगैरह होंगे, नाती पोते होंगे, और हमें विद्यालय में तो उन बच्चों को लाना ही है और हम उनको पढ़ाते सिखाते भी हैं। तो ये न्यूरॉन्स वाली बात है। हम बच्चों में क्या देखते हैं? वो जिज्ञासु होते हैं, अनुकरण करने की क्षमता होती है। घर में अगर माता जी आटा मार रही हैं तो वो भी आटा को उपयोग करेगा, झाड़ू लगा रही है झाड़ू भी करेगा, कोई भी मशीनरी काम होगा उसको भी देखेगा, बहुत सारे प्रश्न करेगा, कोई भी चीज देखेगा, ये क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसा, जो भी चीज उसको नहीं दिखेगी, ये वास्तव में ये सब है क्या? ये साइंटिफिकली न्यूरॉन्स जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं उनकी कनेक्टिविटी होती है। आज हमको जीवन के और संसार के बहुत सारे अनुभव हो गए हैं, हमको वो अवस्था नहीं भूलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, उसके न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। और यही न्यूरॉन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उस तकनीकी में, मशीन में ये इंटेलिजेंस ही डाल दी गई है। इसलिए अब उसके अंदर भी इमोशंस या परिवर्तनशील कोई भी कार्य मशीन भी कर सकती है। तो जो शिशु शिक्षा, मतलब मैं तो ये बहुत प्राउडली फील कर रहा था कि जिस चीज को हम बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, मैं प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा था तो उसको उतनी गहराई से कॉन्सेप्ट मन में कंफ्यूज करता था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जब से प्रशिक्षण और इसको जब थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो इससे जुड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी विद्या भारती की शिशु शिक्षा है उसको सब लोग, चाहे हम भले प्राचार्य हो चाहे व्याख्याता हो, कुछ भी हो, क्योंकि वहीं से हमारे शिशु मंदिर की शुरुआत होती है। और ये अगर हमने समाज में स्थापित कर दिया कि हम क्या कर रहे हैं, आप भले ही हम आप उस पर वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल पूरी ताकत से ये प्रस्तुत करना है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें शिशु शिक्षा के लिए बहुत ही क्वालिटी वर्क है, और इसको अगर आप जब सामान्य भाषा में सीखने की नींव बताएंगे कि हम इस तरह से बच्चे को, फिर जो उनको ये भी बता सकते हैं कि बाद में क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं हमको गणित से डर लगता है, जिसको मैथ फोबिया कहते हैं, किसी को विज्ञान से डर लगता है, कोई विषय कहता है, कोई भाषा कहता है। तो इसमें अगर सीखने की नींव सही हो गई, जो उसमें प्रक्रिया है, अभी आप लोगों को बहुत अच्छे विषय आएंगे, आर्ट इंटीग्रेशन आएगा, कला समय आएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आएगा, और इंट्रा और ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आएगी। ये सारे विषय जब आएंगे और जब इनको सब आप एक तरीके से जब समझेंगे तब तो मैंने जो शिशु वाली शिक्षा है वो ऐसा बेस तैयार करेगी कि वो किसी भी क्षेत्र में अपना विकास कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी जिज्ञासाएं और जो उसके अंतर्निहित शक्तियां हैं, जो कि विवेकानंद जी ने कहा है, वो सारी हम उस शिक्षा के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। और हमें केवल अपनी शिशु शिक्षा को, इस न्यूरॉन्स वाली तकनीकी को समाज में लगा के, ये केवल उसको नई टेक्नोलॉजी से, नया आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस उसमें हम केवल उसको समाज को या अभिभावकों को इस नए रूप में बताना है। ये हमारे सिस्टम ने, विद्या भारती ने इसको पूरी तरह से प्रशिक्षित भी हो गए हैं, हम एडॉप्ट भी कर लिया है।
और इसका हम थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो हमारी जो संख्या की समस्या रहती है, और संख्या के साथ साथ जहाँ है भी संख्या अच्छी तो उनको भी ये चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट रूप में समझना चाहिए, ताकि हम समाज को, कि बहुत अभी जागरूक समाज नहीं, हम आप चिंतन करें हमारे पास ऐसे कितने अभिभावक आते हैं, ये पूछते हो कि आपके विद्यालय में कौन आपके आचार्य हैं, कौन शिक्षक हैं, उनकी योग्यता क्या है, आपके यहाँ व्यवस्थाएं कितनी हैं, अगर आपके यहाँ 1000 संख्या है तो आपके यहाँ टॉयलेट कितने हैं, आपके यहाँ प्रसाधन कितने हैं, क्योंकि हम अगर 5 मिनट की 10 मिनट की छुट्टी देते हैं तो उसमें कितने लोग उपयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ऐसे कितने अभिभावक आए होंगे हमारे जीवन में, ये सब एक चिंतन का विषय है। Ability to learn without being explicitly programmed, इसमें अन्वेषणात्मक हर कोई भी कार्य हो, कोई भी मशीनरी हो, उसमें अभी अन्वेषण शब्द आया था, तो अन्वेषणात्मक भी इसमें प्रोग्राम उस पर किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप एक प्रतिरूप देख रहे हैं, एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ मशीन है, दोनों को बराबरी से दिखाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस that is associated with the concept of machines thinking like humans to perform tasks such as learning, problem solving, planning, reasoning and identifying patterns। ये सभी कुछ लिखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी मशीनें बन रही हैं, वो सारा काम ये जिस तरह से मनुष्य सोचता है, करता है और परफॉर्मेंस अपना कार्य को संपादन करता है, सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, एआई के बारे में। इंटेलिजेंस एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड थिंक, जो बुद्धिमत्ता है वो सीखने की योग्यता और समझने की और सोचने की योग्यता के द्वारा ये संपादित होती है। एआई इन्वॉल्व्स मैनी डिसिप्लिन्स, ये बहुत सारे क्षेत्रों में एआई का उपयोग हो रहा है, जैसा कि अभी पूर्व में अपन ने चर्चा की, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लिंग्विस्टिक्स, प्लस द प्रॉब्लम डोमेन। नेक्स्ट करिए, इसमें प्लस द प्रॉब्लम, ये विषय इन सबसे आप परिचित हो। एक नीचे लिखा हुआ है प्लस द प्रॉब्लम डोमेन। ये प्लस द प्रॉब्लम डोमेन से भी हम एक अपनी शिशु शिक्षा के बारे में हम थोड़ा जोड़ेंगे इस बात को, कि हम छोटे बच्चे जब 5वीं में पहुंच गए, हम सब लोगों का एक सामान्य प्रश्न रहता है, चाहे घरों में चाहे स्कूल में, कितने तक पहाड़े आपको आते हैं? या अपन ने पूछ लिया 12 गुणे 12 कितना होगा, वो बता देगा, या कोई भी पहाड़ा पूछ लिया। लेकिन अब और अगर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसको हो सकता है डांट भी देते हो, या ये कह देते हैं कि आगे आप 5वीं में पढ़ने लगे या आपको 10 का पहाड़ा 11 का पहाड़ा नहीं आता, ऐसी सब बातें। तो अब जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसमें कहीं भी ये बात नहीं है कि हमें बच्चे को डेलीगेट करके उसको ये कहते कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये बिल्कुल नहीं उसमें है, और ना ही किसी प्रकार का पनिशमेंट। हमें केवल एक इन्वायरमेंट, सीखने का इन्वायरमेंट देना है। जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब ने बताया था कि परीक्षा शब्द ही हट जाएगा, क्योंकि जो चीज बच्चे को, विद्यार्थी को स्ट्रेस करती है, तनाव देती है, वो चीज नहीं। आज हमारे देश का जब भी सर्वे होता है तो डिग्रियां खूब बढ़ रही हैं, हम सबको मालूम है। 70% इंजीनियर की डिग्री जिनके पास है, उनको कोई भी काम करना नहीं आता है, वो स्किल्ड नहीं है। ये बात आई थी इसमें कि कंपनी पूछेगी कि आप क्या कर सकते हैं हमारे यहाँ, ये चीज। तो इसलिए जो सीखने वाली चीज है उसके लिए और आगे का अवसर हमें क्या देना है। पहाड़ी क्या है, जस्ट लाइक एडिशन, भाई 2 का 5 बार पहाड़ा करना है, 2 को हम 5 बार जोड़ देंगे तो बता देगा कि कितना होता है। तो
तो ये जो ये बहुत छोटा सा शब्द लिखा है, लेकिन इसी एडिशन में बहुत आगे तक की जो प्रोग्रामिंग होती है, सिग्मा आप लोगों ने पढ़ाया होगा, सिग्मा एक्साई, उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, डिवाइडेशन हो। तो प्रोग्रामिंग से और कोडिंग से बहुत बड़ी हमें अगर बताने हैं बच्चे को, तो हम ये कहें ना, अब वो तो कैलकुलेटर से भी छोटे मोटे जोड़ कर देगा, लेकिन हम उससे कहें कि 12 को आप 1000 बार जोड़ के बताओ, जब हम उसको ये बड़ा विजन देंगे तो अपने आप फिर वो सोचेगा कैसे करना है। तो उसके लिए उसको फिर कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6वीं से वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान है, तो उस व्यवसायिक शिक्षा में केवल हमें इतने तक नहीं समझना है कि हम उसको कारपेंटरी सिखा देंगे, उसको वेल्डिंग सिखा देंगे, या और भी चीज़ें जो हमारे ITI सेक्टर में रहती थी, उसमें ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग भी सिखाने का प्रक्रिया शुरू है। जैसे आप लोग अगर फेसबुक या कहीं यूट्यूब वगैरह चढ़ाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि अब आजकल बहुत विज्ञापन आता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे कोडिंग सीखें। इसको हल्के में मत लीजिए। जो गूगल है वो लगभग 50 लाख ऐप्स बनवाने के लिए तैयारी कर रहा है। जिस तरह क्लासों में हम विषय पढ़ाते हैं, उसी तरह ऐप एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन जैसे अभी आप लोग गूगल मीट में बात करते थे या जूम ऐप में मीटिंग करते थे, ये सब ऐप्स बन रहे हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, और उन आवश्यकताओं को मशीन के रूप में, ताकि वो सुगम हो जाए, सुलभ हो जाए, तो ये भी हमें आगे चल के ऐप्स पढ़ाना पड़ेंगे बच्चों को। ये कैम स्कैनर का ऐप्स होता है, इससे ये स्कैन कर सकते हैं हमें, कोई बहुत सारी, क्योंकि जो मोबाइल हमारे पास है ये बहुत बड़ी मशीन हो आ गई है हमारे हाथ में। आज बिना मोबाइल के हमें ऐसा लगता है हमारे सारे काम रुक गए थे जैसे। तो चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे लर्निंग की बात हो, उसमें AI बहुत, जो प्लस द प्रॉब्लम डोमेन है, ये हमने आपको पूरा बताया। अब इसमें इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों चीजों में थोड़ा कंपेयर किया है इसमें अंतर। इंटेलिजेंस इज ए प्रॉपर्टी, एबिलिटी attributed to people such as to know, to think, to talk, to learn, to understand। अभी